Hello, Pichu. That's a lecture of a mathematics of class 12th. And our today's topic is properties of determinant. Yes, बच्चे आज हम करेंगे properties of determinant. बच्चे इससे पहले डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कैसे करना है, कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं, माइनर्स क्या है, वो सारे आपको ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ. आज है आपका टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. इस डिटर्मिनेंट की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनके बिहाफ पे आप क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सोल्व कर सकते हो. मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, आपको उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. इफ यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट you can solve the question easily. So here the first property, our first property क्या है, value of determinant. ये 7 प्रॉपर्टीज है एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड. जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो अनचेंज होगी इफ रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज. अगर आप रोज को एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हो तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो अनचेंज रहेगी. बच्चे आपको पता है, जब आप रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में चेंज करते हो तो क्या निकलता है, ट्रांसपोज. यानी कि आपके पास डिटर्मिनेंट ए गिवन है, उसका जो मतलब मान लीजिए कोई एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कराया है, उसके लिए जो आपकी वैल्यू आएगी, अगर आप उसका ट्रांसपोज भी कर दोगे, उसके लिए जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी बोथ आर इक्वल. ट्रांसपोज करने का डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज. डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो अनचेंज रहेगी अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम को आपस में आप इंटरचेंज करते हो तो उसके डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. लेट्स फॉर दैट टेक एन एग्जाम्पल. मान लीजिए आपको डिटर्मिनेंट ए जो है उसके एलिमेंट्स आपको गिवन है, दैट्स 2, 4, 6, -3, 2 and 1, and that's a 0 and 1 and 1. ठीक है. So here that's a R1, that's a R2 and that's a R3. ये आपकी फर्स्ट रो होगी, ये सेकेंड रो की, थर्ड रो होगी. इसी तरह से ये कॉलम आपका C1 हो गया, ये कॉलम C2 हो गया और ये कॉलम C3 हो गया. ठीक है. सो लेट्स एक्सपेंड. मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना है, मैं एक्सपेंड करती हूँ अलोंग R1 के अलोंग मैं उसको एक्सपेंड करती हूँ. सो दैट विल बी 2. फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ के आपके पास एलिमेंट्स का 2, 1, 1, 1 बचा, -4 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो आपके पास -3, 0, 1, 1 +6 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए. रिमेनिंग टर्म क्या बचती है, -3, 0, 2 एंड 1. इनका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 2 -1. क्लियर. -4 ये तो 0 हो जाएगा और ये -3 और आ जाएगा इसके साथ, +6 दैट्स -3. 2 into में 0 तो 0 हो जाएगा. ठीक है भाई. 2 - 1 करते हो तो 2 1 आता है, 2 into में 1 2, -3 एंड प्लस -4 है, -3 इसको मल्टीप्लाई करते हो, प्लस का 12 आ जाएगा एंड माइनस का 18 आ गया. ये आ जाता है 14 - 18. वैल्यू क्या आ गई, 4, -4. तो यहाँ पे देखिए बच्चे, आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, -4. अब मैं क्या करती हूँ, जो आपको गिवन था डिटर्मिनेंट ऑफ ए, R1 को मैं इंटरचेंज कर देती हूँ कॉलम 1 में, R2 को मैं चेंज कर देती हूँ कॉलम सेकेंड में, एंड R3 को चेंज कर देती हूँ एंड C3 में. या फिर कह सकते हो R1 एंड C1 को इंटरचेंज कर लिया, R2 एंड C2 को इंटरचेंज कर लिया, R3 और C3 को इंटरचेंज कर लिया.
सो आपके पास अभी डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी क्या मिलेगा, ये हो गया R1 को मैंने कॉलम फर्स्ट में 2 4 6 हो गया, R2 आपका सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगा -3 2 एंड 1, एंड आपकी थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी 0 1 1। ये आ गया आपके पास। अब इससे भी एक काम कीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कर लीजिए। सो यू गेट 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लीव कर दीजिए, दैट्स 2 1 1, -3 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, 4 6 1 1 आ जाता है, और 0 वाला तो आपका 0 हो जाएगा, तो उसको एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनके बीच में कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ये आ गया आपका 2 -1 प्लस 3 इंटू में 4 -6, ठीक है। 2 -1 1 एंड 2 इंटू में 1 2 प्लस ये आपका आता है 6 में से 4 जाता है तो -2 एंड -2 इंटू 3 -6, आपके पास आ जाता है -6 + 2, डिटरमिनेंट मिला -4। तो देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पे ये मान लीजिए मैं इसको ए ट्रांसपोज लिख लेती हूँ, यहाँ पे मैंने रोज एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लिया था, उसके बाद भी डिटरमिनेंट की वैल्यू -4 मिली है, एंड पहले भी आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू -4 ही थी। सो हमारी फर्स्ट थ्योरम जो थी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज, यानी कि जब भी आप डिटरमिनेंट जो है वो डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हो, अगर आपने नंबर जो रोज एंड कॉलम है उनको आपस में इंटरचेंज कर लेते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर है? अब बात करते हैं हम सेकेंड प्रॉपर्टी की। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी, इफ एनी टू रोज, अभी तो हम तीनों रोज या तीनों कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर रहे थे, अब आपकी कंडीशन आ जाती है इफ एनी टू रोज, या फिर बात करें कॉलम्स की, ऑफ अ डिटरमिनेंट, अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स, या तो दोनों रोज या दोनों कॉलम को आर इंटरचेंज करते हो, द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज। मैंने क्या किया, दो रोज को या फिर किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लिया, आर interchanged the sign of the determinant will be change, वो चेंज हो जाएगा। मीन्स बच्चे मान लीजिए आपको कोई एक डिटरमिनेंट, ये ए है, ये आपको गिवन है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है। सो हेयर यहाँ पे आपकी ये R1 हो जाती है, ये R2 हो जाती है, ये R3 होती है। अब मैं क्या करती हूँ, R1 एंड R2 को आपस में इंटरचेंज कर लेती हूँ, यानी कि जहां पे आपका R1 की जगह पे मैं R2 को और R2 की जगह पे R1 को लिख देती हूँ। जैसे आपका ये हो जाता है A2 B2 C2, A1 B1 C1, A3 B3 C3। देन होगा क्या बच्चे, जो आप डिटरमिनेंट की वैल्यू है, मान लीजिए जब आप ये फाइंड आउट करते हो डिटरमिनेंट आपका पॉजिटिव आया था, मान लेते हैं, जब आप दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर लोगे तो अगर आपका पहले डिटरमिनेंट पॉजिटिव है तो अब डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, बाय मैग्नीट्यूड से मिलेगा, यानी कि अगर मान लीजिए वो आपका +4 आ रहा था तो यहां आपको -4 मिलेगा, ठीक है। सो ये तो एक बेसिक्स हुआ। बाय एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको डिटरमिनेंट निकालना है, ए डिटरमिनेंट इज गिवन एज 2 4 6 -3 2 1 0 1 1, ये आपको डिटरमिनेंट गिवन था। अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी जब हमने की थी, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया था, हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी -4। क्लियर है? मैंने उसी क्वेश्चंस को दोबारा ले लिया, डिटरमिनेंट की वैल्यू -4 मिल गई थी हमारे पास।
अब मैं क्या करती हूँ, ये आपकी R1 है और ये क्या है R2, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेती हूँ। तो अभी आपका इंटरचेंज करने के बाद मैं इसको A' लिख लिया, या फिर इसको A1 या A2 जो भी लिखना चाहो, मैंने इसको चेंज करने के बाद तो ये आ गया -3 2 1 ऊपर चला गया, 2 4 6 नीचे आ गया, ये 0 1 1 था ये हमारा। क्लियर है? अब वही करते हैं हम, एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं। जब आप R1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो बच्चे ये देखिए -3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, बच क्या गया 4 1 6 1, -2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो आपके पास क्या बच गया 2 0 6 1, +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दैट्स अ 2 0 4 1। क्लियर है? तो ये देखिए बच्चे, इसको अगर हम निकालते हैं तो दैट्स, इनका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो दैट्स अ -3 4 -6 -2, ये 2 आएगा, 6 इंटू 0 तो 0 ही हो जाना है, +1 दैट्स इंटू में आएगा 2, क्योंकि ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, 4 इंटू में 0 तो 0 ही हो जाएगा। निकाल लीजिए, ये आ जाएगा -6 और 4, ये -2 है, -2 -3 के साथ करोगे तो प्लस का 6 आ गया, दैट्स अ -4 आ जाता है, एंड दैट्स अ प्लस का 2 आ जाता है। तो ये आपके पास आ गया 8 -4। ये देखिए बच्चे, ये आपका पॉजिटिव आ गया। पहले आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी, -4 थी। जैसे ही मैंने 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर लिया तो ये क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू। इसी तरह से अगर आप कॉलम्स को भी आपस में इंटरचेंज करोगे तो भी आपकी वैल्यू जो साइन है वो चेंज होगा। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है। क्लियर है? सो नेक्स्ट वन इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। इफ, क्या है प्रॉपर्टी, इफ एनी 2 रोज, कोई भी 2 रो या फिर 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर वो आइडेंटिकल हो जाते हैं देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मीन्स बच्चे, मान लीजिए आपके पास देयर इज अ डिटर्मिनेंट ए, यहाँ पे A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है, ये A3 B3 C3 है। ठीक है? अगर आपके पास ऐसे कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, अगर ऐसा हो R1 एंड R2 दोनों आइडेंटिकल हो जाए, या फिर R1 एंड R3 आपस में आइडेंटिकल हो जाए, या फिर R2 R3 जो है वो आइडेंटिकल हो जाए, तो इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो 0 होगी। इसी तरह से अगर C1 जो है वो आइडेंटिकल हो जाए C2 के साथ, आइडेंटिकल हो जाए, या फिर C1 जो है वो C3 के साथ हो जाए, या फिर आपका C2 C3 के साथ आइडेंटिकल हो जाए। क्लियर है? अगर कोई भी 2 कॉलम या फिर कोई भी 2 रोज अगर आइडेंटिकल हो जाती है, सेम हो जाती है, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है? सो बाय एन एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है, दैट्स 3 5 7 1 2 4 एंड दैट्स 6 10 एंड 14, और पूछा जा रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, आपको एक्सपेंड नहीं करना, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। तो बच्चे देखिए, आपके पास ये क्यों है ना, आप इसे 3 5 7 1 2 4, ये देखिए 6 को आप 2 इंटू में 3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 2 इंटू में 5 लिख सकते हो, इसको मैं 2 इंटू में 7 लिख सकती हूँ। एक बात और बच्चे, डिटर्मिनेंट में आप
देखो मैट्रिसेस में क्या था, कोई भी कॉलम लेते तो थ्रू आउट द आपके मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में से लेते थे। मान लीजिए मैं 2 कॉमन ले रही हूँ, तो इसका मतलब ये है अगर 2 4 6 8 है, ये 2 इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीपल में है। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, आप किसी भी एक सिंगल कॉलम से या सिंगल रो से न्यूमेरिकल जो आपके ये स्केलर है उसको कॉमन ले सकते हो। तो जैसे यहाँ पे ये देखिए 2 जो है वो सिर्फ थर्ड कॉलम के साथ अपीयर हो रहा है, तो इस 2 को आप कॉमन टर्म ले सकते हो, दैट विल बी 2 हो जाएगा। आपके पास मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट बन गया 3 5 7 1 2 4 एंड 3 5 7। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये जो आपका कॉलम C1 एंड कॉलम C1 एंड C3 जो है वो आइडेंटिकल है, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम इसका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, इसको एक्सपेंड कर लेती हूँ, एक्सपेंड करती हूँ अलोंग द R1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये आ जाता है बच्चे आपके पास 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लीव कर दीजिए, यू गेट 2 4 10 14 -1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिए 5 7 10 14, देन +6 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को लीव कर दीजिए, दैट्स 5 7 2 4। ठीक है, इनमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू में -40 -1, ये आ जाएगा आपका 70, बिल्कुल -70 +6 20 -40। ठीक है, आ गया। अब ये देखिए बच्चे, ये आप 40 में से 28 को माइनस करते हो, दैट्स 2 12 इंटू में 3, वो भी आपकी माइनस की टर्म आएगी, ये आपका 0 हो जाता है, एंड दैट्स 6 6। ठीक है, ये देखिए ये आ गया आपका माइनस का 36 और ये आ गया प्लस का 36, आ गया 0। यही तो हम यहाँ कह रहे थे, बाई कैलकुलेशन आपने ये चीज देख ली कि आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई है। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है बच्चे, ये दोनों हुआ कि हमारी थ्योरम क्या है कि अगर कोई भी दो रोज यहाँ पे दो कॉलम इक्वल है तो उसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा। क्लियर है? लेट्स टेक अ वन मोर एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट गिवन है, एक मिनट, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट गिवन है, दैट्स 2 2 2 ABC ABC BCA CAB। ठीक है, देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, इसके ये आपका कॉलम हो गया C1, ये हो गया कॉलम C2 एंड ये हो गया कॉलम C3। आप C1 में से 2 को कॉमन ले सकते हो एंड C3 में से ABC आता है कॉमन, ले लीजिए। 2 कॉमन लिया मैंने C1 से एंड ABC कॉमन ले लिया थर्ड कॉलम से, ABC याद आता है 1 1 1, दैट्स ABC, ये 1 1 1। आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके, अब यहाँ पे देखिए C1 एंड C2 आइडेंटिकल है, तो इसका डिटरमिनेंट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। आप चाहो तो एक बार फाइंड आउट करके देख लेना। ठीक है, ये हो गया हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। फिर आते हैं हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ वन है, इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय द सेम फैक्टर, देन डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय दैट फैक्टर। मान लीजिए मैं इसमें से किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, या वो क्वेश्चन में मैं या तो R1 को ट्वाइस ऑफ R1 कर देती हूँ, या C1 को, किसी भी R1 को, R2 को, C2 को, C1 को, जिसको भी चाहूं, मैं किसी भी कॉलम को या फिर रो को किसी भी एक स्केलर से या एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो बच्चे रिजल्ट क्या होगा, जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो भी उसी से मल्टीप्लाई होके मिलेगा। ये कहती है फोर्थ प्रॉपर्टी। क्या है? इफ ईच एलिमेंट
इन अ रो और कॉलम, या तो रो में या फिर कॉलम में, ऑफ आ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड by same factor, then the जो डिटरमिनेंट है उसको भी वो मल्टीप्लाई करेंगे, देन द डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर। ठीक है, इसको बच्चे मैं बाय एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूं तो ज्यादा बेस्ट होगा। अब यहां पे देखिए बच्चे, मान लीजिए अभी हमने जो प्रीवियस में एक क्वेश्चन किया था उसी को मैं लेती हूँ। दैट्स मान लीजिए आपको पास डिटरमिनेंट गिवन है 3 1 2 0 2 3 6 1 0। आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। सो मैंने क्या किया, एक्सपेंड कर लिया अलोंग R1। मैंने R1 किया, अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये देखिए बच्चे, 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बचता है 2 3 1 0, ये तो 0 वाला तो 0 ही हो गया, प्लस 6 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 2 2 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इनकी क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो क्या आता है 3 इंटू में, ये तो 0 हो गया, -3 प्लस 6 3 -4, इन दोनों का मल्टीपल 4 आ गया, ये 3 आ गया। तो ये क्या बना -9 एंड 4 माइनस का 4 है, 3 का तो -1 आ गया, तो -6 आ गया, ये आ गया -15। ये आपके पास आया जो आपके पास डिटरमिनेंट गिवन था। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी R2 जो है सेकेंड रो, R2 को मैं एक फैक्टर है आपके पास 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये मैंने एक फैक्टर ले लिया 2 ले लिया, तो R2 को मैंने जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपके पास अब बनेगा 306, दैट विल बी 2 4 2 एंड दैट्स 2 3 0। कर लीजिए इसे एक्सपेंड। इसे बच्चे एक्सपेंड करते हो, मैं अलोंग द फर्स्ट रो ही करती हूँ। R1 के अलोंग मैंने इसको एक्सपेंड किया। सो ये देखिए बच्चे 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लीव किया, दैट्स 4 3 2 0, 0 वाले टर्म आएगी नहीं, प्लस 6 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दैट्स 2 2 4 3। क्लियर है। यहां से इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है भाई, क्या आ जाएगा 3 इंटू में, ये तो 0 गया, 3 इंटू में -6 प्लस 6 3 2 6 -4 2 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 18 एंड ये आपका 8 6 2 माइनस का 12, तो ये आ गया माइनस का 30। अब ये देखिए बच्चे, जो हमने जो हमारे पास ओरिजिनली गिवन था डिटरमिनेंट, उसकी वैल्यू निकाली थी तो कितना आया था -15। जब मैंने उसके सेकंड रो के साथ एक फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आया 2 इंटू में -15 ही तो आया। उस जिस फैक्टर से मैंने R2 को मल्टीप्लाई किया था डिटरमिनेंट भी उसी से मल्टीपल हुआ, तो ये है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा। सो मूव टू नेक्स्ट वन। तो अभी हमारी आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। डिटरमिनेंट की फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या फिर कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ द टू टर्म्स, या मतलब किसी रो का हर एक एलिमेंट या किसी कॉलम का हर एक एलिमेंट सम ऑफ द टू और मोर, या तो 2 का सम रिप्रेजेंट कर रखा है 2 से ज्यादा का कर रखा हो, तो आप क्या कर सकते हो, डिटरमिनेंट को सम ऑफ द टू डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हो। इसको समझते हैं क्या है प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट
of a row or column. ये स्पेलिंग गड़बड़ होगी. Of a determinant is expressed as a sum of two or more. या तो दो का या दो से ज्यादा का, देन क्या होगा, द डिटर्मिनेंट कैन बी expressed as sum of two or more. मतलब उसमें जितनी टर्म्स आपकी होगी उतने में ही ऑफ डिटर्मिनेंट्स. क्लियर है? सो क्या कह रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड, मतलब किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी एक मतलब मैंने R1 ले ली, उसका हर एक एलिमेंट अगर एक्सप्रेस किया जाता है सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, तो डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ टू. सो बच्चे दैट्स आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी. अब फिफ्थ प्रॉपर्टी को समझने के लिए लेट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट ए जो है वो आपको गिवन है A1 प्लस λ1, A2 प्लस λ2, A3 प्लस λ3. ये मान लीजिए आपका B1 हो जाता है, ये B2 और ये B3. दैट्स C1, C2 एंड C3. ठीक है, ये आपका. तो बच्चे यहाँ पे ये चीज देखिए, जो आपकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट में λ1, λ2, λ3 है एडिशन में. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द आपकी थ्योरम कि अगर किसी भी रो या कॉलम का हर एक एलिमेंट में अगर सम ऑफ द टू और मोर टर्म्स है, तो आप डिटर्मिनेंट को सम ऑफ द टू डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हो. तो यहां पे हम इस डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं, दैट्स A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 and C3 plus λ1 plus λ1, λ2, λ3, B1, B2, B3, C1, C2 एंड C3. यहाँ पे बच्चे देखिए हमने सिर्फ जो आपका जो टर्म्स थी फर्स्ट रो में उनको सेपरेट कर लिया. आपका सेकेंड रो एंड थर्ड रो एज इट इज आई है. ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे आपके पास जैसे यहाँ पे तो दो टर्म्स है, इट में भी 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो, आप हर एक में कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. आपको प्रूफ करना है, गिवन है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A, B एंड C एंड A प्लस 2x, B प्लस 2y एंड C प्लस 2z, x, y एंड z दैट्स इक्वल टू 0. आपको ये प्रूव करना है. ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या गिवन है बच्चे, दैट्स A, B and C, that's A plus 2x, B plus 2y and C plus 2z, that's x, y and z. ये आपको गिवन है. चलो भाई, अब यहाँ पे देखिए बच्चे, ये आपके पास A plus 2x था, A plus 2y था और C plus 2z है. तो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो आपके पास ये जो सेकेंड रो है ये सम ऑफ टू टर्म्स है. तो आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सम ऑफ द टू डिटर्मिनेंट्स लिख सकती है. तो ये आपके पास आ जाता है A, B, C. फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, सेकेंड रो आपके पास हो जाएगा A,
बी सी एक्स वाई जेड प्लस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म जो सॉरी फर्स्ट रो एंड थर्ड रो एज इट इज रहेंगी। ये हो जाता है 2x 2y 2z दैट्स x y एंड z। तो ये आपका डिटर्मिनेंट फर्स्ट आ जाता है, ये आपका डिटर्मिनेंट सेकेंड आ जाता है। क्लियर है? अब आपको प्रूव करना है कि दैट्स इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए डिटर्मिनेंट फर्स्ट में देखिए बच्चे R1 एंड R2 बोथ आर आइडेंटिकल। R1 एंड R2 क्या है? आइडेंटिकल है। तो ये डिटर्मिनेंट 1 क्या हो जाता है? 0। चलिए तो ये आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट फर्स्ट, तो 0 ही हो गया। सेकंड आपके पास है, ये देखिए इसमें आपके पास A B C दैट्स 2x 2y 2z x y एंड z। तो यहाँ पे देखिए बच्चे सेकंड डिटर्मिनेंट में आप सेकंड रो से 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए। दैट्स 0 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया A B C x y z दैट्स x y z। तो यहाँ पे ये देखिए बच्चे इसमें R2 एंड R3 बोथ आर द आइडेंटिकल। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट सेकंड का भी डिटर्मिनेंट 2 भी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है। आपको पता है जब कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो ये भी आपका 0 हो गया। तो ये आ गया 0 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 0 आ गया हमारे लेफ्ट हैंड साइड इज टू राइट हैंड साइड। देखिए बच्चे ये क्वेश्चन अगर आप एक्सप्लेन करते फिर उसको सोल्व करते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। आपने 2 थ्योरम्स की, जो हमारी थर्ड वन थ्योरम थी और आपकी फिफ्थ वन, आपने दोनों थ्योरम्स को यूज करके आपका 4 लाइनों में हो गया ये क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट वन आपकी प्रॉपर्टी है, या बिफोर उस प्रॉपर्टी से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपके पास आपको प्रूफ करना है x प्लस वाई x x 5x plus 4y that's a 4x that's a 2x and 10x plus 8y 8x and 3x। क्लियर है? इसको इक्वल्स टू एक्स क्यूब आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको डिटरमिनेंट गिवन है और उसका रिजल्ट जो आना चाहिए वो एक्स क्यूब आना चाहिए। अब देखिए बच्चे यहाँ पे ये आपका कॉलम C1 है, ये कॉलम C2 और ये कॉलम C3 है। यहाँ पे C1 जो है सम ऑफ द 2 टर्म्स है, तो आप इसको 2 डिटरमिनेंट के सम में लिख सकते हो। लिख लीजिए। ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हो तो ये आ जाता है आपका x 5x 10x x 4x 8x x 2x and that's a 3x। ठीक है, प्लस y 4y 8y x 4x 8x and x 2x 3x। ये आपका डिटरमिनेंट 1 हो गया, ये डिटरमिनेंट सेकंड हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट डिटरमिनेंट की। तो आप R1 से भी x कॉमन ले सकते हो, R2 से भी x कॉमन ले सकते हो और R3 से भी x कॉमन ले सकते हो। तो x आया R1 से, x ही आया R2 से, x ही आया R3 से, तो ये हो गया x क्यूब। ये आ जाता है आपके पास 1 1 1 दैट्स 5 4 2 10 8 3 प्लस डिटरमिनेंट सेकंड में मैं कॉलम 1 से y कॉमन ले सकती हूँ, ले लिया। एंड कॉलम 2 से आप x कॉमन ले सकते हो और कॉलम थर्ड से आप x कॉमन ले सकते हो। ये हो जाता है x स्क्वायर। मैंने क्या किया, C1 से मैंने y कॉमन लिया, C2 से x एंड C3 से x कॉमन लिया, तो यू गेट दैट्स 1 4 एंड 8 1 4 8 1 2 3। तो यहां देखिए बच्चे आपका C1 एंड C2, कॉलम C1 एंड C2 ये दोनों क्या आ गए? आइडेंटिकल आ गए। और आपको पता है कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो विद इन अ डिटरमिनेंट तो उसकी वैल्यू
0 हो जाती है, तो ये तो हो गया आपका सेकेंड डिटर्मिनेंट, तो हो गया 0। अब आ जाते हैं फर्स्ट डिटर्मिनेंट पे, दैट्स एक्स क्यूब 1 5 10 1 4 8 1 2 3 अलोंग R1 एक्सपेंड कर लीजिए इसे। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं तो बच्चे ये क्या है आपके पास, एक्स क्यूब तो था ही, इसको एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट क्या बचते हैं, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो क्या आ गया -16। फिर -1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इनका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 15 - 20 +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -40। ये तो टर्म हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये आ गया बच्चे आपके पास एक्स क्यूब, 12 - 16 करते हो तो -4 आता है, एंड 15 - 20 था, माइनस आपका ये आ गया, -5 इंटू में -1 आ जाता आपका +5। ये आ गया एक्स क्यूब, 5 प्लस का है -1 है तो 1 आ गया, इंटू 1 आ गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड हो गई राइट हैंड साइड के इक्वल। ये थी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब बात करते हैं हम सिक्स प्रॉपर्टी। सिक्स वन क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड। जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी अगर किसी रो का हर एक एलिमेंट आप किसी मल्टीपल किसी कांस्टेंट टर्म है के उससे मल्टीप्लाई करो और कोर्स जो आपके किसी अनदर रो में उसको ऐड कर देते हो तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मीन्स बच्चे क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, the value of determinant is unaltered, चेंज नहीं होगी। कब नहीं होगी, if to each element of a row or column be added some multiple of the corresponding element of any other row। मतलब ये देखिए बच्चे, रादर देन इसको मान लीजिए ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट गिवन है, दैट्स A1 A2 A3 B1 B2 B3 और ये C1 C2 एंड C3। ठीक है, ये आपका ए डिटर्मिनेंट जो था, एक डिटर्मिनेंट आपको ए गिवन है, ये आपका हो जाता है R1, ये आपकी रो है सेकेंड, ये है R थर्ड, ये आपका C1, ये C2, ये C3। अगर बच्चे मैं ये करूं, मान लीजिए मैं पहले कॉलम पे आपको ऑपरेट करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए मैं C1 में C2 का ट्वाइस करके, ट्वाइस ऑफ C2 ऐड कर देती हूँ, कर दीजिए, ये आ जाता है आपका A1 प्लस ट्वाइस ऑफ B1, A2 प्लस ट्वाइस ऑफ B2, A3 प्लस ट्वाइस ऑफ B3 और आपका C2 एंड C3 एज इट इज है। अगर बच्चे हम ऐसा करते हैं तो अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे आपकी मैं लेट कर रही हूं भाई, मान लीजिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 आ रही थी, तो बच्चे अभी भी आपने ये एक ऑपरेशन ऑपरेट कर लिया, उसके बाद भी अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 ही है, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मीन्स मान लीजिए इसी तरह अगर मैं मान लीजिए R1 पे करती हूँ, मैंने R1 पे, आप यहाँ पे C1 में C2 को ऐड कर लीजिए, या फिर आप कर सकते हो C1 में C1 प्लस ट्वाइस ऑफ C3 या माइनस ऑफ इट 2 3 ट्वाइस ऑफ द C3 कर लीजिए। बच्चे आप ये ऑपरेट कर सकते हो, या फिर आप C1 में सेकेंड रो को, सेकेंड कॉलम को या सेकेंड थर्ड कॉलम को ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड कर रहे हैं, तो आपका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो अनअल्टर्ड रहेगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी। आपका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो जो पहले थी वही रहेगी।
ये आपकी 6 प्रॉपर्टी। मान लीजिए अब मैं ये आपके पास गिवन है, मैं R1 पे ऑपरेशन ऑपरेट कर देती हूँ, R1 प्लस थ्राइस ऑफ R3। ठीक है, कर लीजिए। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये बच्चे A1 जो है A1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ A3 हो जाएगा, B1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ B3 and C1 plus 3 times of C3, that's A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर बच्चे हम इस तरह से कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, मैंने क्या किया है, किसी अनदर रो का किसी कांस्टेंट टर्म से स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी एक रो में ऐड किया है। अगर आप ऐसा करते हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वो चेंज नहीं होगी। क्लियर है? लास्ट वन इज द योर सेवेंथ प्रॉपर्टी। सेवेंथ है द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए सेम ऑर्डर इज इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। मतलब क्या है बच्चे, मान लीजिए ये एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, और ये दोनों की दोनों जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है भाई? जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों सेम हो, यानी कि उसका ऑर्डर है n क्रॉस n का। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ गया आपका? n है। ठीक है, ये ए और बी दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बच्चे डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट, अगर मान लीजिए मैंने ए और बी को प्रोडक्ट कर लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू इंडिविजुअली आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये है आपकी सेवेंथ प्रॉपर्टी। क्या किया मैंने, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है और उनका ऑर्डर जो है वो n है। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के बाद डिटर्मिनेंट निकालती हूँ, वो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, सो फॉर दैट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ये आपके पास आ जाती है 2 5। पर जो आपने अभी 6 प्रॉपर्टी की थी, इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, वहां क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बस एक आपकी 6 प्रॉपर्टी है जिसके रिगार्डिंग मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करा है, तो उसके आप आगे एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वहीं से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, यहाँ से बी मैट्रिक्स है, वो है 1 4 एंड 5 9। ठीक है, ये दो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स, भाई नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम ही तो है, और यहाँ पे ऑर्डर क्या है आपका 2 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ए और बी का प्रोडक्ट कर लेती हूँ। मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट किया तो ये देखिए बच्चे 2 5 3 7 1 4 5 9। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो दैट विल बी 2 प्लस 12। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ 5 2 10 एंड प्लस 27 आ जाता है। फिर आप करते हो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, दैट्स 5 प्लस 28। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ आगे ये आ गया आपका 14 37 33 एंड दैट्स 88। ये आपके पास ए बी आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस निकाल लिया। अब मैं क्या करती हूँ, ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेती हूँ। यहाँ पे तो डायरेक्ट हो जाएगा, मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 14 इंटू में 88 माइनस 33 इंटू में 37, यही होगा इसका डिटर्मिनेंट। तो दैट विल बी 1232 माइनस 1221, इनका डिफरेंस निकालते हो तो ये आता है 11। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द ए एंड बी का जो डिटर्मिनेंट मिली वो वैल्यू मिल गई आपको 11। अब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंडिविजुअल निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये आ जाएगा 14 माइनस 8 नहीं 15, 7 दूनी 14 15 आ गया। तो ये आपके कितना आ गया -1। इसी तरह से आप डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल सकते हो। इनमें भी क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 9 माइनस 2 ये आपका 20 आ जाता है, 9 माइनस
20। अब 20 में से अगर आपका 9 जाता है तो दैट्स विल बी -11। अब क्या कीजिए, इन दोनों को प्रोडक्ट ले लीजिए। तो ये देखिए -1 इंटू में -11 करते हो तो ये किसका हो जाएगा, +11। ये देखिए यहां पे मैं मान लेती हूं ये प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इक्वल्स टू द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द, जो डिटर्मिनेंट है वो किसका है, इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। यही तो मिला है मुझे, ये भी 11 मिला, ये भी 11 मिला, हो गया। सो दैट्स आवर 7th प्रॉपर्टी है। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, आपके पास आते हैं कि आप के मतलब इन फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट, या आप कौन कौन से एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑपरेट करोगे। सो फॉर अ डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए, डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। इसका फर्स्ट ऑपरेशन की बात करूं, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स। क्या चीज है, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज एंड, या तो कोई 2 रोज में या फिर एनी 2 कॉलम्स में। मीन्स बच्चे आपने R1 एंड R2 को आपस में इंटरचेंज कर लिया, या फिर C1 एंड C2 को आपस में इंटरचेंज कर लिया, R1 या R3 को आपस में इंटरचेंज कर लिया, या फिर आपने C1 C3 को आपस में इंटरचेंज कर लिया, या फिर आपने R2 एंड R3 को आपस में इंटरचेंज कर लिया। इसी तरह से आप C2 एंड C3 को इंटरचेंज कर सकते हो। इन शॉर्ट Ri इंटरचेंज विद Rj। इसी तरह कॉलम के लिए Ci इज इंटरचेंज विद Cj। यहाँ पे I और J जो है आपका 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 आपको जो भी मिले, बट 0 नहीं हो सकता। ये I एंड J इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर है, ठीक है। सेकेंड ऑपरेशन जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, दैट्स अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय ए नॉन जीरो स्केलर। मल्टीप्लिकेशन of elements of any row, या फिर आप कॉलम की भी बात कर सकते हो, दोनों पे ऑपरेट कर सकते हो भाई, बाय अ नॉन जीरो स्केलर्स। ठीक है, मीन्स बच्चे मान लीजिए आपके पास एक ये डिटर्मिनेंट गिवन है 4 6 3। ठीक है, ये मैं 4 6 से यहाँ पे 8 ले लेती हूँ। ये आ जाता है 2। एक मिनट देखते हैं, कोई भी आप ले लीजिए 3 3 ना भी, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं कोई भी मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, अभी कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा माइंड में। B1 B2 B3 है आपके पास, C1 C2 C3 है, ये आपके पास गिवन है। तो बच्चे आपको मान लीजिए आपने R1 को मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर, आप इसके किसी जो पूरी की पूरी रो को 2 से 3 से 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और पूरे के पूरे कॉलम को, हर एक एलिमेंट होगा R1 का, अगर आप ऑपरेट करते हो R1 का हर एक एलिमेंट उस स्केलर से मान लीजिए वो K है,
या फिर कॉलम पे लगाते हो तो कॉलम का भी वो हर एक एलिमेंट कॉलम जो है आपके के से मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज, भाई आपने R1 में किसी भी रो या कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके आप एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसी को माइनस के R2 भी कर सकते हो। इसी तरह से आप R1 को R2 के साथ, R3 के साथ और कॉलम के साथ भी कर सकते हो। इन जर्नल में बात करूं तो Ri विद Ri प्लस K विद Rj एंड I इज नॉट इक्वल टू J। इस कंडीशन में यही चीज आपके कॉलम पे लगेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द एलिमेंट्री ऑपरेशंस। सो बच्चे ये है डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज और उसके एलिमेंट्री ऑपरेशंस। यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज 4.2 ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज, और ये आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस को भी आपको लगाने पड़ेंगे, उनके बिहाफ पे आपके 4.2 हो सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू।